आज हम कक्षा 12 की जो पुस्तक है भूगोल की, उसमें हम मानव भूगोल की जो बुक है और उसमें भी जनसंख्या संगठन अर्थात पॉपुलेशन कंपोजिशन जो पाठ है उसके बारे में आप लोगों से विस्तृत चर्चा करेंगे और हम जनसंख्या संगठन को देखेंगे। इसमें तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जनसंख्या संगठन कहते किसको हैं। जनसंख्या संगठन का अर्थ है कि जनसंख्या के जितने भी संगठन हैं। अच्छा, जनसंख्या के संगठन कौन कौन से हुए, जैसे कि आयु, लिंग, निवास स्थान, फिर उनके व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा, इसको हम जनसंख्या का संगठन कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के लिए। तो अब हम देखते हैं कि लिंग का संगठन क्या है, अर्थात जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुष की जो जनसंख्या है उसके बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। कुछ देशों में इसको गणना करने का सूत्र इस तरह से होता है कि पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री की जनसंख्या गुणे 100 गुणे 1000, अर्थात प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। लेकिन ये अपने यहाँ पर ये ज्ञात करने का सूत्र अलग है। इसको याद करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अपने यहाँ लेडीज को प्राथमिकता दी जाती है और इस तरह से स्त्रियों की जनसंख्या ऊपर करेंगे और उसके नीचे बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000। ध्यान देना है, ध्यान दीजिए कि विश्व के कई एक जो देश हैं उनमें जो गिनते हैं तो पुरुष की जनसंख्या बटे स्त्री की जनसंख्या गुणे 1000, लेकिन अपने यहाँ इंडिया में अर्थात भारत में स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000 पर हम ये लिंग का अनुपात, जिसे लिंगानुपात कहते हैं, इसको निकालते हैं। जिन देशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है, जिसमें से स्त्री भ्रूण हत्या तथा स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा प्रचलित है। अर्थात इसके कारण वहाँ का जो आर्थिक स्तर है वो निम्न हो जाता है। और जहाँ पर स्त्रियों के होने का अर्थ ये नहीं है, जनसंख्या में अधिक स्त्रियों का होने का अर्थ ये नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है, और ये भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों। तो अब ये हम देखते हैं कि प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि, ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में उनको जैविक लाभ जो है वो ज्यादा मिलता है, क्योंकि पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती हैं, अर्थात उनकी जो जीवन की जो शैली है वो पुरुषों से बेहतर होने के कारण वो लंबे समय तक जी सकती हैं। लेकिन उनको तमाम तरह की ये हानि, सामाजिक हानि ये होती है कि भेदभाव
उनके प्रति किया जाता है, जिससे ये जो लाभ हैं वो निष्प्रयोज्य और समाप्त हो जाते हैं। अब आते हैं कि विश्व की जनसंख्या में लिंग अनुपात का जरा देखें। तो इसको अगर हम देखें तो प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। विश्व में जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। और विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लैटविया में पाया जाता है, जहां पर 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। इसके उल्ट अगर हम देखें तो एक देश है संयुक्त अरब अमीरात, वहां पर प्रति 100 स्त्रियों पर 311 ही पुरुष पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जो लैटविया देश है वहां पर 85 पुरुष प्रति 100 पर और प्रति 100 स्त्रियों पर संयुक्त अरब अमीरात में 311 पुरुष पाए जाते हैं, जो कि ये सबसे निम्नतम लिंग अनुपात है। अच्छा, अगर हम एक विश्व के जो 212 देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में जो सूचीबद्ध किए गए हैं, तो 212 देशों में से 139 देशों में लिंग अनुपात क्या है कि स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि 72 ऐसे देश हैं जहां पर ये इनके प्रतिकूल है। तो चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे जो देश हैं उसमें लिंग अनुपात और भी जो है वो कम हो जाता है। दूसरी तरफ यूरोप के जो देश हैं तो उनमें अगर आप देखें तो पुरुष अल्प संख्या में हैं। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है और वहां पर स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष जो है वो उत्प्रवास के कारण है, अर्थात वहां पर दूसरी जगह चले जाने के कारण स्त्रियों की जो पुरुषों की वहां पर कमी है। अब आते हैं कि आयु संरचना क्या है। आयु संरचना का अर्थात कि जनसंख्या में कितने लोग लगे हुए हैं। जैसे कि 15 से 59 आयु वर्ग के जो बीच जनसंख्या का जो बड़ा हिस्सा है वो उसका आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को बताता है, अर्थात 15 से 59 साल तक के जो लोग अगर किसी देश में ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि वहां पर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, अर्थात ये कामकारी लोग होते हैं और ये काम करने वाले लोग होते हैं। अगर इसी तरह से 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का अगर एक बड़ा भाग किसी देश में होगा तो वो वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है और इससे क्या होता है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में अत्यधिक खर्च करने की जरूरत हमें पड़ जाती है। इसी प्रकार जहाँ की युवा जनसंख्या अगर ज्यादा है किसी देश में तो उसका तात्पर्य है कि वहां पर जन्म दर भी जो है वो ऊंची होने जा रही है और वहां की जो जनसंख्या है वो युवा है। तो अब आते हैं कि हम आयु और लिंग का पिरामिड किसको कहते हैं। तो आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है और जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग हम जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। अर्थात जब कोई यह प्रश्न होगा कि जनसंख्या पिरामिड किसको कहते हैं
तो हम उसका जवाब इस तरह से दे देंगे कि जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब इसकी विशेषताएं, खास तौर पर इसको हम ये कहेंगे कि आयु और देश में जो प्रतिशत जनसंख्या है उसमें जो संबंध होता है उसी को हम जनसंख्या का पिरामिड कहते हैं। अब ये आगे के जो चित्र हैं इसमें 3 तरह के पिरामिड दिखाए गए हैं। इनको अगर हम देखें तो ये पहला वाला जो है वो हमको दिखाता है कि एक तो पहला त्रिभुजाकार पिरामिड है, जिसका तात्पर्य है कि ये यहाँ पर जो दिखाया गया है ये त्रिभुजाकार पिरामिड है। और त्रिभुजाकार पिरामिड में ये हम देखते हैं कि विस्तारित होती हुई जनसंख्या है। नाइजीरिया का इसमें उदाहरण दिया गया है और इसमें क्या है कि पिरामिड बना हुआ है, त्रिभुजाकार पिरामिड है और ये अल्प विकसित देशों का ये जो है इसी तरह का ये प्रतिरूप यहाँ पर पाया जाता है। इसमें जन्म दर ऊंची है और निम्न आयु वर्ग में विशाल जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। बांग्लादेश और मैक्सिको के लिए भी यही पिरामिड संरचना होगी। अब देखिए कि आइए इसको देखते हैं कि ये है क्या। जहाँ पर ये विस्तारित जनसंख्या वाला पिरामिड है, त्रिभुजाकार, नाइजीरिया का है। तो इसमें अगर आप इस चित्र को देखें तो इसमें आयु वर्ग वर्ष दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिया गया है इसमें कुल जनसंख्या का प्रतिशत। अब इसको देखने के लिए हम ये करें कि 0 से 4 वर्ष तक के लोग ये कितने प्रतिशत जो है, ये 12% पुरुष और इधर ये 12% स्त्रियां हैं। इसी तरह से 5 से 9 साल के लोग जो है वो 10% यहाँ पर लगे हैं। अब अगर हम कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो हमारी 15 साल से, ये देखिए यहाँ पे 15 साल से कार्यशील जनसंख्या है 59 साल तक की, अर्थात यहाँ से लेकर के ये पिरामिड जो ये और 59 साल आपका ये आ जाता है यहाँ तक का। तो इसको अगर हम देखें तो ये जनसंख्या अपेक्षाकृत कम लगी हुई है कार्य में, जबकि जो प्रतिशत जो हमारा है कुल जनसंख्या का, ये जो जन्म दर यहाँ की बहुत ज्यादा है, 12% लोग लगे हैं। और इससे फिर ऊपर की तरफ अगर देखें 85 साल से ज्यादा, 60 साल से ज्यादा के लोग ये यहाँ पर, ये भी वृद्ध जनसंख्या है, अर्थात ये जनसंख्या देश के काम की नहीं होती है और ये इन पर खर्च हमको ज्यादा करना पड़ता है। तो और ये वाली जो जनसंख्या ये भी काम की नहीं है, कार्यशील जनसंख्या नहीं है। तो ये किसी देश में एक तरह से उसके संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ रहा है, ये स्पष्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 15 से 19 साल तक के जो लोग हैं वही ये कार्यशील जनसंख्या है और ये काम की जनसंख्या है, जिससे देश का विकास ये होता है। तो इस तरह की ये संरचना पाई जाती यहाँ की। दूसरी तरह का स्थिर जनसंख्या है और इसका जो ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड है ये घंटी के आकार का है, जिसका जो शीर्ष है वो सुंडाकार हो जाता है। अब जरा इसको देखते हैं कि इसमें जो लोग, देखिए जन्म यहाँ पर 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं ये यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या ये ज्यादा लगी है 60 साल तक
ये 59 साल तक की ये कार्यशील जनसंख्या है। और यहाँ की जो जन्म दर है ये और मृत्यु दर लगभग ये दोनों समान हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या जो है स्थिर है। इसको अगर हम देखें तो ये यहाँ पर जनसंख्या ऊपर का जब हम देख रहे थे नाइजीरिया वाला, तो उसमें 12% लोग जो है वो इसमें थे, और यहाँ पर है ये प्रतिशत, कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो है ये 2 से 3% ही ये केवल है। तो ये स्थिर जनसंख्या है, और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो देश है वो आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा वाला जो है ये ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड है, जिसका आधार जो है वो सकरा है। ये आधार है इसका, ये सकरा है, और शीर्ष जो है ये सिंडाकार है। ये शीर्ष सुंडाकार दिखाई पड़ रहा है, पिरामिड का संकीर्ण आधार है। और ये देख रहे हैं आप, ये इसका आधार है, बेस जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या के कितना प्रतिशत जो है बच्चे हैं, अर्थात 2% ही करीब है, बल्कि 2% भी नहीं है। ये इस पर लगी हुई जनसंख्या है पुरुषों की, और स्त्रियों की जनसंख्या इतनी है। तो ये हमारी देश में लगी हुई प्रतिशत जनसंख्या है। अब यहाँ पर देखिए कार्यशील जनसंख्या की स्थिति क्या है कि 15 साल से ऊपर के लिए 15 साल से 59 साल की ये कार्यशील जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ये काम पर लगी हुई है। बाकी ये जो जनसंख्या है तो ये इनका प्रतिशत धीरे धीरे कम होता जाता है, और ये 90 से 94 जीवन प्रत्याशा को भी यहाँ पर दिख जाता है कि 90 से 94 साल तक के लिए लोग जीवित रहते हैं। उनका प्रतिशत जो है वो बहुत कम हो जाता है, 0.7% करीब ये बैठेगा, या 0.5% बैठेगा। तो ये जनसंख्या का ह्रास, इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक हो जाती है, अर्थात ये कम हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी, ये तो हो गए जनसंख्या के पिरामिड। अब आ गया कि आयु, लिंग, संगठन, व्यवसायिक संरचना, घनत्व तथा विकास के स्तर इसमें अलग अलग हैं। जैसे प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं में जो लोग लगे रहते हैं इनको भी अभी हम देखते हैं। तो ये पिरामिड को अब देखते हैं, और इसके बाद तो हम शुरू ये लेते हैं कि ग्रामीण नगरीय संगठन, दूसरे इस पर चर्चा हम करेंगे। ग्रामीण नगरीय संगठन क्या है, कि इससे क्या मतलब है कि ग्रामीण अंचल में अर्थात गांव में कितने लोग रह रहे हैं, और नगर में कितने लोग रह रहे हैं। आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से इनमें भिन्नता होती है। ग्रामीण और नगर, तो इस प्रकार से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जो जनसंख्या रहती है, तो इस पे आप देख सकते हैं कि आयु, लिंग, संगठन, व्यवसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के जो स्तर हैं ये अलग अलग होते हैं। और यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती हैं। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों वे होते हैं जहां पर प्राथमिक क्रियाओं में लोग ज्यादा लगे रहते हैं,
प्राथमिक क्रियाओं से मतलब हमारा है जैसे कि कृषि के कार्य में लगे हैं और मत्स्य के कार्य में लगे हैं, खनन के क्षेत्र में लगे हैं। नगरीय क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे अधिकांश लोग अर्थात कार्यशील जनसंख्या जो है वो गैर प्राथमिक क्रियाओं में लगी रहती है, जैसे कि व्यापार में लगी है या बैंकिंग में लगी है या उद्योगों में लगी है। तो कुछ जो चुने हुए देशों की ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन में अगर आप देखें, कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत होते हैं। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की जो संख्या है वो अधिक होती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में जो स्थिति है वो इसके विपरीत होती है। नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणामस्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्र में महिलाओं की अधिकता होती है। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत और लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। अगर आप भारत जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को देखें तो यहाँ पे कृषि कार्यों में जो महिलाएं हैं ये ज्यादा लगी हुई हैं, अर्थात उनकी सहभागिता जो है वो ज्यादा है। नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को ये रोकते हैं। तो हाँ, तो अब हम देखें कि जो साक्षरता है वो क्या है। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का हमको पता चलता है। भारत में जो साक्षरता का दर है 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को बताता है कि जो लिख पढ़ सकते हैं और अंक गणित के जो कार्य हैं वो समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर एक ये बार डायग्राम जो है वो बनाया गया है, 2015 के डेमोग्राफिक ईयरबुक से लिया गया है। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियां हैं। तो जो ये स्त्रियां हैं तो ये जिम्बाब्वे में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में है तो वो स्त्रियां जो है वो 1000 हैं और जो शहरी क्षेत्रों में स्त्रियां रह रही हैं वो 1000 से ज्यादा, अर्थात करीब ये 1100 के करीब लगी हुई हैं। इसी तरह से ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। इसी तरह से इनमें सब में हम देखते हैं कि ज्यादा अंतर नहीं है। ब्राजील में एक अंतर हमको जरूर दिखाई पड़ता है कि शहरी क्षेत्र में जो है जो स्त्रियां हैं वो कम लगी हुई हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों की तुलना में जो है वो ज्यादा है। तो अब आते हैं कि व्यवसायिक संरचना किसको कहते हैं, अर्थात जो व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं उसको हम व्यवसायिक संरचना कहते हैं। जैसे कि ये 3 तरह की क्रियाएं होती हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाएं हो गई। तो प्राथमिक क्रियाओं में कौन कौन सी आती हैं, जैसे कृषि में लगे लोग, वानिकी में लगे, मत्स्य और खनन में
तो ये प्राथमिक क्रियाएं हुई। दूसरे लोग जो लगे रहते हैं वो द्वितीय क्रिया में लगे होते हैं, जो जिनमें विनिर्माण आता है। और तीसरा जो है वो तीसरी क्रियाएं हैं, तृतीय क्रियाएं व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं इसमें आएंगी। चतुर्थ चतुर्थक जो क्रियाएं हैं उनको कहेंगे अनुसंधान अर्थात रिसर्च, सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं, और विकास अर्थात बौद्धिक जो काम करते हैं उनमें जो लगे हुए लोग हैं। तो इस तरह से 4 खंडों में हम इनको बांटते हैं। और ये बताते हैं कि जिस देश में प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा लोग लगे हैं, आदिम अवस्था में हैं, तो वहां में उससे जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का वहां पर उपयोग ज्यादा होगा, वहां पर विदोहन होता है। तो इस तरह से ये जनसंख्या संगठन का पाठ है बच्चों, और इसको आप पढ़िए और ये इसको लाइक करिए। थैंक यू।